हेलो गाइस, तो अभी तक हमने देखा था क्या, कोल और कोल्स के बारे में हमने सारी डिटेल में स्टडी की। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पार्ट पे जा रहे हैं बेटा। नेक्स्ट पार्ट है हमारा कौन सा, पेट्रोलियम्स। ओके, सो आइए स्टार्ट करते हैं किसके बारे में बेटा, पेट्रोल्स के बारे में या पेट्रोलियम्स के बारे में। ठीक है, पेट्रोलियम इज ए लिक्विड फ्यूल, है ना, जो हम यूज करते हैं बेटा गाड़ी में जो डलता है वो पेट्रोल होता है। हम बात कर रहे हैं किसकी बेटा, पेट्रोलियम्स की। ठीक है, सो पेट्रोलियम जो है वो भी कैसा है बेटा, लिक्विड फ्यूल ही है ना। कैसा होता है, ये लिक्विड में ही होता है और इसे एक और नाम दिया जाता है बेटा, और उसे नाम दिया जाता है क्रूड ऑयल्स, है ना। तो ये याद रखने वाली चीजें, ठीक है, क्योंकि क्रूड ऑयल किससे कहते हैं ये भी पूछा जा सकता है ना एग्जाम में। कुछ इस तरह से क्या होता है ये बेटा, दिखाई देता है ना। मतलब जो हमारा कोल टार जैसे जो चीजें थी उसी की तरह क्या होता है, ये भी विजिबल होता है, दिखाई देता है ना, व्यूज होता है इसका भी। सो ये किस कलर का है, एकदम ब्लैक कलर का, है ना। ये जो दिख रहा है हमें ये कैसा है, एकदम लिक्विड है और कैसा होता है, एकदम ब्लैक कलर्स का भी होता है। बहुत ज्यादा इसका यूज होता है। ठीक है, कैसा दिखता है ये, एकदम थिक, है ना। थिक मतलब थोड़ा सा गाढ़ा, यानी कि विस्कस होता है। इसकी विस्कोसिटी जो है वो क्या होती है, थोड़ी सी ज्यादा होती है। देखो विस्कस का मतलब, विस्कोसिटी का मतलब क्या है बेटा, जहां से थोड़ा सा गाढ़ापन हो। ठीक है, ब्लैक लिक्विड है with unpleasant smell, okay, found usually in pools along the rock deep beneath the earth crust। कहाँ पर ये प्रेजेंट होता है, अर्थ क्रस्ट में भी। कहाँ पर बेटा, रॉक के बीच में, अलोंग द पूल, है ना। ये पूल्स का मतलब क्या होता है, रॉक जो होती है वो बहुत तरह की होती है ना। एक परमिएबल भी होती है और एक अनपरमिएबल भी होती है ना। आगे पूरा डिटेलिंग हमने इसी के बारे में पढ़ना है। सो वहां पर रॉक के बीच में या रॉक पूल्स में क्या होता है ये बेटा, प्रेजेंट होता है कौन, पेट्रोलियम्स। ओके, या फिर हम बोल सकते हैं अर्थ क्रस्ट के भी बहुत ही ज्यादा डीप में क्या होती है, चीजें प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब यदि मैं बात करूं बेटा वर्ड पेट्रोलियम्स की, तो पेट्रोलियम वर्ड्स का मतलब, मीनिंग होता है क्या, रॉक ऑयल्स। क्या मीनिंग होता है बेटा, रॉक ऑयल्स। अब ये रॉक ऑयल का मतलब क्यों, या क्यों इसे रॉक ऑयल कहा जाता है। द वर्ड कॉमन फ्रॉम द ग्रीक वर्ड पेट्रा। किसका, पेट्रोलियम में से कौन आया बेटा, पेट्रा। और पेट्रा का मतलब होता है क्या, रॉक। पेट्रा का मतलब क्या होता है बेटा, यहाँ पर रॉक होता है। और जो वर्ड आ रहा है आपका ओलियम, ठीक है, या ओलियम, इसका मतलब होता है ऑयल। ठीक है, सो पेट्रोलियम कहां से हो गया आपका, रॉक ऑयल। ठीक है, क्योंकि ये रॉक के बीच में क्या होता है, प्रेजेंट होता है ना। कहां पर प्रेजेंट होता है ये बेटा, बिटवीन दी रॉक्स, या रॉक में जो दरारें होती हैं वहां पर ये क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, सो इट इज फाउंड ट्रैप्ड इन बिटवीन रॉक, इसीलिए इसका क्या नाम दिया, रॉक ऑयल। और रॉक ऑयल वर्ड से डिराइव हुआ है कौन, आपका पेट्रोलियम। ठीक है, कुछ इस तरह से क्या होता है ये दिखाई देता है। ठीक है, इम्परमिएबल रॉक, है ना, ये परमिएबल रॉक है। ठीक है, ये सोर्स ऑफ रॉक। सो यहाँ पर जो है वो हमारा क्या है, आपका ऑयल से, पेट्रोलियम ऑयल से ना। तो रॉक के बीच में क्या होता है, ये जनरली प्रेजेंट होता है कौन, पेट्रोलियम। ठीक है, ओके, लेट्स सी द क्वेश्चंस गाइस। बहुत ही इजी क्वेश्चंस है ना। पेट्रोलियम इज फाउंड अंडर द, किसके बीच में प्रेजेंट होता है, फाउंड अंडर द, कहां पे प्रेजेंट होता है बेटा, पेट्रोलियम। ए ऑप्शन है हमारा कौन सा, सेडिमेंट्री रॉक। बी ऑप्शन है वाटर, सी सैंड, एंड डी कोक। क्या लगता है बेटा किसमें हो सकता है, वाटर, सैंड, कोक, इन तीनों का आया क्या अभी नाम। वाटर में तो प्रेजेंट होगा ही नहीं, इनसोल्यूबल। सैंड यानी कि रेत, और कोक का तो सवाल ही नहीं होता। ठीक है, लेकिन हमने अभी तक में ये पढ़ा है ना, कि पेट्रोलियम का मतलब ही क्या है बेटा, रॉक ऑयल है ना। मतलब कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ये रॉक के बिटवीन प्रेजेंट होता है, और उसी रॉक को नाम दिया है बेटा एक कौन सा, सेडिमेंट्री रॉक्स। ओके, सो राइट आंसर जो होगा वो हमारा कौन सा हो जाएगा यहाँ पर बेटा, ए, है ना। रॉक या फिर सेडिमेंट्री रॉक के बीच में ही क्या प्रेजेंट होता है हमारा, पेट्रोलियम्स। ओके, इसलिए हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए। ठीक है, अब मैं बात करूं बेटा पेट्रोलियम्स की। सो इट इज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल सब्सटेंस, वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल सब्सटेंस ऑब्टेन अंडर द अर्थ क्रस्ट। कहां पर प्रेजेंट होता है बेटा, ये अर्थ क्रस्ट के अंदर, अंडर प्रेजेंट होता है।
और एंड इट इज कंसिडर एज अ ब्लैक गोल्ड, ठीक है। और इसे क्या कहा जाता है बेटा, कंसिडर किया जाता है किसे, एज अ ब्लैक गोल्ड। मतलब इससे इतनी सारी चीजें मिलेगी बेटा इसका, जब हम एक्सट्रैक्शन पढ़ेंगे, जिनका डेली लाइफ में हम बहुत यूज भी करते हैं। सो ये मेन सोर्स हो जाता है, इसलिए इसे हम क्या नाम देते हैं, ब्लैक गोल्ड, यानी कि बहुत ही वैल्यूएबल चीजें हैं, वैल्यूएबल सब्सटेंसेस, ओके, ठीक है। सो जो पेट्रोलियम है वो बहुत ही वैल्यूएबल सब्सटेंस है। कहाँ पे मिलता है, इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, और इसे क्या नाम दिया गया है बेटा, ब्लैक गोल्ड भी, ठीक है। अब ये जो है ये मिक्सचर है बेटा किसका, कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। याद रखो बेटा मेन पॉइंट, किसका मिक्सचर है पेट्रोलियम, कार्बन एंड हाइड्रोजन का मिक्सचर है। कौन मिक्सचर है, पेट्रोलियम। मतलब कि जो पेट्रोलियम है उसके कंपोजिशन में कार्बन और हाइड्रोजन चीजें हैं, ठीक है। सो मेन कंपोजिशन जो है ना किसका, पेट्रोलियम्स का, जिनसे चीजें मिलकर बनी होती है ना, उसे हम बोलते हैं कंपोनेंट, है ना। सो कंपोनेंट किस किस के हो गए, कार्बन एंड हाइड्रोजन के, क्या पेट्रोलियम्स के कंपोनेंट कौन हो गए बेटा, कार्बन एंड हाइड्रोजन, जिनसे वो चीजें मिलकर बनी होती है, ठीक। तो पेट्रोलियम मेनली किससे मिलकर बना है बेटा, कार्बन एंड हाइड्रोजन से, ठीक है। पेट्रोलियम इज ए नेचुरल एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेस। अब एग्जॉस्टिबल क्या होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेस क्या होते हैं, हमने फर्स्ट लेक्चर में पहले डिस्कस कर चुके बेटा, है ना, ऑफ फ्यूल, एंड इट इज इनसोल्यूबल इन वाटर। अब ये इनसोल्यूबल इन वाटर का मतलब क्या होता है, देखो कुछ चीजें जो होती है वो वाटर में डिसॉल्व हो जाती है ना। जैसे अगर मैं सिंपल एग्जांपल लूँ तो मैंने वाटर लिया, अब इस वाटर में मैंने ऐड किया बेटा 1 kg 1 kg या कितनी भी आपने शुगर ऐड कर दी, है ना, तो क्या होगा, शुगर जो होगी वो अंदर पूरी क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। तो कुछ देर बाद अगर आप 5 लीटर वाटर लें और उसमें 1 kg क्या कर दें, शुगर को ऐड कर दें और स्टार करोगे तो क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। तो कुछ समय बाद आपको शुगर दिखाई देगी क्या, नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि शुगर जो है वो वाटर में सोल्यूबल है ना, शुगर जो है वो क्या है बेटा, वाटर में सोल्यूबल है। तो कुछ चीजें जो डिसॉल्व हो जाती। अब देखो अगर मैं इसके अलावा, शुगर के अलावा मैं डालूं यदि ऑयल, है ना, आप वेजिटेबल ऑयल जिससे आप सब्जी बना रहे हो वो अगर आप डालोगे तो उस कंडीशन में वो उसमें डिसॉल्व नहीं होगा, वो जो होगा वो क्या होगा, वो एक ऊपर एक लेयर बना देगा ऐसी, है ना। और अगर आप ग्लास ले लो, कांच का सब्सटेंस, सो उस कंडीशन में आप इजीली व्यू कर सकते हो कि यहाँ से यहाँ तक की लेयर वाटर की है और यहाँ से यहाँ तक लेयर जो है वो किसकी है, ऑयल की, मतलब वो उसमें डिसॉल्व नहीं हुआ है। तो ऐसा ही हमारा पेट्रोलियम जो है वो भी क्या होता है बेटा, इनसोल्यूबल इन वाटर। और अगर इनसोल्यूबल है मतलब ऊपर फ्लोट हो रहा है, और अगर ऊपर फ्लोट हो रहा है इसका मतलब कि उसकी जो डेंसिटी है, डेंसिटी जो है वो कम है, लेस देन किससे, वाटर से, ठीक है। वाटर की डेंसिटी क्या हो गई, ज्यादा, जिसकी डेंसिटी कम होती है बेटा वो फ्लोट होता है ना, जिसकी डेंसिटी कम होती है वो फ्लोट होता है, ठीक है। आपने देखा होगा कि जितनी भी झील वगैरह जो होती है ना, उसके इन साइड अंदर तो क्या है, वाटर है, लेकिन अपर साइड में हम देखते हैं क्या है, आइस के बहुत बड़े ऐसे है ना। झीलों में क्या जन्म जाता है, ऊपर वाले लेयर में ठंड के दिनों में आइस, ठीक है। तो आइस जो है वो एक तरह से फ्लोट हो रहे हैं किस पर, वाटर पे, है ना, आइस और वाटर। तो बेटा डेंसिटी किसकी ज्यादा है, वाटर की। अगर डेंसिटी कम हो जाती तो वो अंदर, ये बाहर, ऐसा होता है, ठीक है। तो जो चीज ऊपर होती है उसकी डेंसिटी क्या होती है, कम। सो हम बोल सकते हैं कि आइस की डेंसिटी क्या है बेटा, कम है, किससे, वाटर से, ठीक है। तो हमारा जो पेट्रोलियम है उसकी डेंसिटी भी क्या होती है बेटा, कम होती है, किससे, वाटर से, क्योंकि वो उस पर क्या हो रहा है, फ्लोट हो रहा है, तैर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देख रहे हैं हम फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम। ये भी लगभग मिलता जुलता है किससे, कोल फॉर्मेशन से ही, है ना। लेकिन ये बहुत ही इजी, बहुत इजी पार्ट है बेटा। देखो क्या बोल रहे हैं हम, टाइनी ऑर्गेनिज्म डाइड फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड सैंक टू द बॉटम ऑफ द सी। वहां पे हमने अर्थ के नीचे की बात की थी, यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, समुद्र के नीचे जो छोटे छोटे क्या है बेटा, ऑर्गेनिज्म जो है वो ऑर्गेनिज्म क्या हो रहे हैं, डेड हो रहे हैं, मर रहे हैं।
अब अगर देखो समुद्र में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना, बहुत सारे एनिमल्स है, वाटर बॉडीज है। सो ये वाटर बॉडीज जब डेड हो रही है तो डेड हो रही है तो कहाँ पे आएगी, धीरे 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 नीचे आएगी। और ये धीरे धीरे जब नीचे आएगी तो कुछ इस तरह से होगा। देखो जब ये धीरे धीरे नीचे आएगी तो क्या बनाएगी, एक लेयर फॉर्म हो जाएगी, है ना। तो टाइम टू टाइम जब वाटर बॉडीज डेड हो रही है तो ये देखो नीचे आते जा रही है, और यहाँ पे देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या बन गया हमारा, एक ये लेयर फॉर्म हो गई इतनी, ठीक है। सब धीरे धीरे ये जो डेड ऑर्गेनिज्म है ये कवर्ड होते जाएंगे लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर्स, है ना। सो इसके बीच बीच में क्या होगी, ये देखो इस तरह से लेयर फॉर्म होती जाएगी, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ठीक है। सब ये लेयर किसकी फॉर्म हो जाएगी, क्ले एंड ब्रॉट डाउन द रिवर फ्रॉम द टाइम टू टाइम। समुद्रों में क्या होती है, बहुत सारी जो रिवर्स वगैरह है वो रिवर्स फ्लो होती हुई कहाँ पर आती है बेटा, समुद्र में, है ना। अब सीज में जब ये मिक्स हो रही है तो वहाँ पर क्या होगी, बहुत सारे अपने साथ में सैंड पार्टिकल्स, क्ले पार्टिकल्स, इनको भी क्या होगी, लाएंगे ये। तो धीरे धीरे इन ऑर्गेनिज्म के ऊपर जो है वो सैंड या फिर क्ले पार्टिकल्स क्या होंगे, डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएंगे फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो ऐसा बहुत सालों तक चलते रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद में क्या होगा, इसके बाद में ये जो ऑर्गेनिज्म है ये लेयर के अंदर क्या हो गए बेटा, अब ट्रैप्ड हो गए, है ना। पहले तो नीचे फॉर्म हुए, अब यहाँ पे देखो मान लो ये ऑर्गेनिज्म जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट है इस तरह से, ठीक है। सो ये ट्रैप्ड हो गया अंडर द लेयर, है ना। ऐसी बहुत सारी क्ले या स्लीट या सॉइल्स की क्या हो गई, अंदर लेयर बन गई है, ठीक है। सो दीज ऑर्गेनिज्म गॉट ट्रैप्ड अंडर द लेयर ऑफ स्लीट इन द एटमोस्फियर डिवाइड ऑफ एयर, है ना। अब एक तो समुद्र का पानी है, यहाँ पे क्या है बेटा, सी वाटर्स है, और उसके अंदर भी लेयर्स, और लेयर के अंदर कौन है, हमारा ऑर्गेनिज्म है। सो क्या ये एटमॉस्फेरिक एयर से कांटेक्ट कर पाएगा क्या, बिल्कुल नहीं, सवाल ही नहीं उठता इस कंट्री में, है। सो एटमॉस्फेरिक एयर से तो ये क्या हो गया, पूरी तरह से कट हो चुका है, ठीक है, यहाँ तक समझ में आता है। अब ये जो एटमॉस्फेरिक एयर से कट हो चुका है, इसका मतलब एयर यहाँ तक पहुंच ही नहीं पा रही है, ठीक है। सो उस कंडीशन में दे गेट डीकम्पोज्ड, ये क्या होंगे बेटा, डीकम्पोज्ड होंगे, किसमें, इनटू सिंपल हाइड्रोकार्बन्स में। ध्यान रखो बेटा किसमें डीकम्पोज हो रहे हैं, डीकम्पोज इनटू सिंपल हाइड्रोकार्बन। आगे हम इसकी बात भी करेंगे, ठीक है। फॉर्मिंग पेट्रोलियम, ठीक है। सो ये जो ऑर्गेनिज्म थे इनमें भी क्या है, हमारे हाइड्रोकार्बन ही। अगर हम ऑर्गेनिज्म की बात करें या हमारी बॉडी की भी बात करें बेटा, सो हमारी बॉडी में भी मेन पार्ट जो है वो कार्बन और हाइड्रोजन ही है, बहुत सारी चीजें जिनसे मिलकर हमारी चीजें बनी है। तो अब्सेंस ऑफ एयर में ये क्या होंगे, डीकम्पोज होंगे, और डीकम्पोज होके सिंपल हाइड्रोकार्बन्स का फॉर्मेशन करेंगे। अब इसका मतलब फॉर्मिंग पेट्रोलियम, ठीक है, किसका फॉर्म कर देंगे बेटा, पेट्रोलियम्स का। याद करो हमने बोला था कि पेट्रोलियम में मेन पार्ट जो है वो कार्बन और हाइड्रोजन का है। किसका है बेटा, कार्बन और हाइड्रोजन का, और इसीलिए इनको क्या बोलते हैं हम, हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। सो डीकम्पोज होके सिंपल हाइड्रोकार्बन फॉर्म कर रहे हैं, इसका मतलब वो पेट्रोलियम का फॉर्मेशन कर दिया उन्होंने, तो ठीक है, बाय एन एरोबिक बैक्टीरिया एक्टिंग अपॉन देम, ठीक है। अब एन एरोबिक मतलब, एरोबिक का मतलब होता है बेटा प्रेजेंस ऑफ एयर, एन एरोबिक का मतलब होता है अब्सेंस ऑफ एयर, ठीक है। सो हमने बोला था जब वो अर्थ या क्लेट के नीचे की तरफ जा रहे हैं तो वहां पर एयर से तो उनका कनेक्टर टूट गया है, ठीक है। सो वहां पर एयर तो क्या हो गई अब, अब्सेंस। सो अब्सेंस ऑफ एयर में जो बैक्टीरिया काम करते हैं बेटा उन्हें बोलते हैं हम एन एरोबिक बैक्टीरिया, ठीक है। सो ये जो एन एरोबिक बैक्टीरिया है ये एक्ट करते हैं उनपे, ठीक है। सो अपॉन देम इन द अब्सेंस ऑफ एयर एंड ड्यू टू हीट, तो क्या बेटा, ड्यू टू हीट एंड प्रेशर फ्रॉम अबव। अब देखो, अब इसके अलावा देखो ये वीडियो देखो और आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण भी यहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में क्या है बेटा, हीट और प्रेशर बहुत ज़्यादा जनरेट हो रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा क्या हो रही है बेटा, हीट एंड प्रेशर, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर के कारण ये क्या होंगे, डिकम्पोज होंगे, और कार्बन और हाइड्रोजन कंबाइन होंगे, और कार्बन और हाइड्रोजन कंबाइन होके फॉर्म करेंगे किसका बेटा, हाइड्रोकार्बन्स का, ठीक है। किसको फॉर्म कर देंगे बेटा, ये हाइड्रोकार्बन्स
कार्बन्स का फॉर्म कर देंगे, सिंपल। अब हाइड्रोकार्बन का फॉर्म कर रहे हैं, इसका मतलब किसका फॉर्मेशन कर दिया बेटा इन्होंने, पेट्रोलियम्स का, ठीक है। सो एनएरोबिक बैक्टीरिया जो है वो ड्यू टू हीट एंड प्रेशर, उनके ऊपर क्या है, बहुत ज्यादा हीट और प्रेशर है, और उसके कारण वो फॉर्म कर देते हैं किसका, हाइड्रोकार्बन्स का, यानी कि पेट्रोलियम का, इन द एब्सेंस ऑफ एयर। ओके, तो कोल जैसा ही है लगभग, ठीक है। सो ग्रेजुअली द ऑयल फॉर्म जो हो रहा है बाय द फॉर्म द लेयर ऑफ शेल स्टिक आउट एंड फ्लो टू फॉर्म ए पूल ऑफ क्रूड ऑयल ऑन इम्परवियस रॉक। हाँ, ये रॉक में कहाँ हो जाएगा, वो फैलते हुए चले जाएगी चीजें, है ना, लेयर बाय लेयर क्या होगी, वो फैल होगी, और धीरे धीरे मतलब रीसते हुए, है ना, फिल्टर्ड होते हुए, जैसे चीजें जाती है ना, थोड़ा थोड़ा सा रीसते रीसते हुए, है ना, उस तरह से होते हुए वो कहाँ तक पहुंच जाएगी बेटा, इम्परवियर रॉक में, ठीक है, इम्परवियस रॉक में, ठीक है, कुछ इस तरह से होगा फिर, ठीक है। अब धीरे धीरे वो फोल्ड तो होते जा रही है, फॉर्म तो होते जा रहा है, अब वो क्या होगा, जो चट्टाने होगी हमारी, रॉक्स जो होगी, ठीक है, इसके अलावा गैस रिजर्वायर और ऑयल रिजर्वायर, जहां पर ये क्या होगी, रिजर्व हो रही है ना, उसे हम बोलते हैं बेटा ऑयल रिजर्वायर्स, है ना। सो धीरे धीरे ये होते हुए कहाँ पे होगी, एक जगह पर इकट्ठा हो जाएगी, कहाँ पर, इनसाइड द रॉक, ठीक। क्वेश्चंस, ओके गाइस, सो लेट्स सी द क्वेश्चंस हियर। पेट्रोलियम इज अ मेनली मिक्सचर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस, है ना। तो मेरे ख्याल से आपको आंसर पता होगा, क्या है, ऑप्शन है गिवन है, ठीक है। लेट्स सी द ऑप्शंस है, ए कार्बोहाइड्रेट्स, बी कार्बोजन्स, सी हाइड्रोकार्बन्स एंड डी अल्कोहल्स। ओके, सो हमने देखा था बेटा कि पेट्रोलियम्स जो है, पेट्रोलियम्स का मेन कंपोनेंट, मेन घटक जिनसे मिलके बना है वो होते हैं हमारे कार्बन और हाइड्रोजन्स, ठीक है। मेन पार्ट कौन से होते हैं इनके, कार्बन और हाइड्रोजन, और ऐसे कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हों, ठीक है, कंपाउंड विच इज फॉर्म बाय कार्बन एंड हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। उन्हें क्या नाम देते हैं बेटा, हम हाइड्रोकार्बन्स नाम देते हैं। मतलब पेट्रोलियम्स जो हैं वो हमारे क्या हैं, इट इज अवर हाइड्रोकार्बन्स, ओके। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा हमारा, सी हो जाएगा, कौन सा, हाइड्रोकार्बन्स, ओके। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोजन्स, अल्कोहल इसके आंसर नहीं होंगे, इस बारे में हम बात भी नहीं कर रहे हैं अभी, ठीक है। आगे देखते हैं बेटा, ऑकरेंस एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम, हमने गोल्ड बोला था, इसे गोल्ड है ना, ब्लैक गोल्ड। सो ये जो हमें पेट्रोलियम मिल रहा है ना, ये तो कैसा एकदम ब्लैक कलर का लिक्विड है ना। अब इस लिक्विड को हम क्या करते हैं बेटा, एक्सट्रैक्ट, क्या करेंगे हम, एक्सट्रैक्शन करेंगे, और उस एक्सट्रैक्शन करके हमें बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोडक्ट मिलेंगे और इनका हम यूटिलाइज करेंगे, ठीक। सो पहले हम देखते थे पेट्रोल का फॉर्मेशन तो हो गया, अब इस पेट्रोल को बाहर कैसे निकालेंगे हम, ठीक है। सो आइए देखते हैं। इट इज अबंडेंटली अवेलेबल फ्रॉम ऑयल वेल इन अ मिडिल ईस्ट कंट्री लाइक कुवैत, है ना, सऊदी अरेबिया, ईरान एंड अदर कंट्रीज। ये बताया जा रहा है बेटा हमको कि क्या बोल रहे हैं कि यहाँ ऐसी जगह है जहां पर क्या है, वेल, कुओं के फॉर्म में है, ऑयल के कुएं हैं बेटा, यहाँ पर ऑयल वेल्स हैं, है ना। तो मतलब जैसा हमारे यहाँ पे पानी निकलता है, यहाँ पे ऑयल्स निकलते हैं, है ना। मिडिल ईस्ट कंट्रीज जो हैं, जैसे कुवैत, सऊदी अरेबिया, ईरान, या और भी साइड जो अदर कंट्रीज हैं, वहाँ पर ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में क्या होता है, ये वेल के फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में वहीं पर मिलेगा आपको, ठीक है। इंडिया में तो कुछ इन असम, गुजरात, महाराष्ट्र एंड गोदावरीज एंड कृष्णा रिवर्स बेसिन्स हैव ऑयल्स एंड गैस यील्डिंग वेल्स, है ना। यहाँ पे भी क्या है, गैस से यील्डिंग वेल्स यहाँ पे प्रेजेंट है इंडिया में, है ना। कहाँ कहाँ पर, ये सारी जगह है बेटा, इसे हमें याद रखना है, असम वगैरह, है ना, गुजरात, महाराष्ट्र, गोदावरी एंड कृष्णा रिवर, नदियों के नाम है गोदावरी एंड कृष्णा, ओके। सो
अब आप इसको एक्सट्रैक्टिंग कैसे करोगे? सो एक्सट्रैक्टिंग पेट्रोलियम फ्रॉम आइडेंटिफाइड प्लेस, है ना, जहाँ पे आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि हाँ इसके नीचे जो है वो क्या है, पेट्रोलियम प्रेजेंट है, तो वहां पर हम करते हैं बेटा होल। जैसे बोरिंग नहीं करते हो आप, बोरिंग करके पानी अंदर से बाहर निकाल रहे हो, है ना, अंडरग्राउंड वाटर्स को हम बोर करके ही क्या कर रहे हैं बाहर, तो ऐसे ही यहाँ पे भी करते हैं हम, आइडेंटिफाइड प्लेस को होल्स करते हैं, आर डक डीप इनटू द रॉक अंडर द सॉइल विद द हेल्प ऑफ ड्रिलिंग मशीन, एंड दिस ड्रिलिंग मशीन इज कॉल्ड ड्रिलिंग रिंग्स। ठीक है, सो जैसे बोरिंग मशीन होती है, यहाँ पे क्या होती है बेटा, ड्रिलिंग रिंग्स होती है, और ये क्या करती है, ड्रिल करेगी, और ड्रिल करते करते कहाँ तक पहुँच जाएगी, इनसाइड द अर्थ, है ना, और वहाँ से हम क्या करेंगे, जैसे पानी निकालते हैं इसी तरह से हम पेट्रोलियम को बाहर निकालेंगे। ठीक है, सो द बिट कट इनटू द रॉक मटेरियल एंड मेक इट अ रिजर्वोयर ऑफ ऑयल एंड गैसेस, जहाँ पर ये चीज़ें क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा, ये देखो बहुत ही इजीली समझ में आएगा। ठीक है, ये अपर हमने क्या किया है, एक मशीन फिट की है, अब इसके थ्रू क्या, हम एक बिट्स के थ्रू क्या कर रहे हैं, एकदम पोर्स कर रहे हैं छिद्र, और वहाँ से होते 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 इसको ट्रांसफर कर रहे हैं कहाँ पर बेटा, पेट्रोलियम या गैसियस रिजर्वोयर तक, जहाँ पर ये चीज़ें प्रेजेंट है। ठीक, अब इसके थ्रू हम एक्सट्रैक्ट करते हुए कहाँ पे ले आएंगे, वापस ऊपर मशीनरी तक ये चीज़ें वापस हो जाएगी। मतलब हम क्या कर रहे हैं, इसको अकरेंस ऑब्टेंस कर रहे हैं, ना, मिल रही है हमको यहाँ से, अर्थ के अंदर से हम इसको इस तरह से क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। ठीक है, रिजर्वोयर ऑफ ऑयल क्या बोल सकते हैं, जहाँ पर ये चीज़ें प्रेजेंट है ना, अर्थ में, जहाँ पे हम बोल रहे थे चट्टानों के बीच में, है ना, रॉक्स के बीच में, तो वहाँ को उसको बोलते हैं हम रिजर्वोयर ऑफ ऑयल एंड गैसेस, जहाँ पर ये चीज़ें क्या है, रिजर्व हुई है ना, धीरे धीरे रिश्ते हुए। ठीक है, अब देख रहे हैं हम बेटा रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, है ना, बहुत ही इजी पार्ट है, बहुत बहुत इजी, है ना, और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। देखो पेट्रोलियम जो है वो बेटा मिक्सचर है किसके, डिफरेंट कंपाउंड ऑफ हाइड्रोकार्बन्स के, है ना, हाइड्रोकार्बन एक बहुत बड़ी फैमिली है ना, और उनमें से भी बहुत सारे जो कंपाउंड्स हैं हाइड्रोकार्बन्स के, इन सभी का मिक्सचर होता है हमारा कौन सा, पेट्रोलियम, है ना, क्योंकि पेट्रोलियम मिलके बना होता है किससे बेटा, कार्बन एंड हाइड्रोजन से, और उनके कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। मतलब पेट्रोलियम जो है वो हाइड्रोकार्बन्स के बहुत सारे कंपाउंड से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, अब ये जो बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, जैसे गैसोलीन, केरोसिन, डीजल, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स, और भी बहुत सारी चीजें हैं बेटा, है ना। सो जो क्रूड ऑयल है इज रिफाइंड इन ऑयल रिफाइनरी बाय द प्रोसेस। तो जो क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल मतलब कौन हो गया, हमारा पेट्रोलियम, ब्लैक गोल्ड हो गया। ठीक है, अब इस क्रूड ऑयल को हम क्या करेंगे बेटा, रिफाइनरी में रिफाइंड करेंगे। ठीक है, और इसके लिए जिसका यूज करते हैं हम, उस प्रोसेस को बोलते हैं हम बेटा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्या नाम देते हैं बेटा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो अगर क्वेश्चंस आए, ध्यान देने वाली चीजें कि पेट्रोलियम में जो सारे हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट है, उन हाइड्रोकार्बन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए कौन सी मेथड यूज होती है बेटा, उन सभी को एक्सट्रैक्ट करने के लिए मेथड यूज होती है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशंस। ठीक है, अब यदि मैं बात करूँ इस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशंस की, तो ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशंस होते क्या हैं और इसका किस तरह से यूटिलाइज करके हम क्या कर सकते हैं, रिफाइनरी कर सकते हैं। ठीक है, सो मेनली जो कंपोनेंट होते हैं किसके कंपोनेंट, पेट्रोलियम के, क्रूड ऑयल के, है ना, इनके जो कंपोनेंट होते हैं बेटा वो कैसे होते हैं, उनका डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स होता है। ये क्या बोला सर आपने, पेट्रोलियम्स के जो कंपोनेंट है उन कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, डिफरेंट है। देखो इसका मतलब क्या हुआ देखो बॉइलिंग पॉइंट का मतलब समझते हो, बॉइलिंग पॉइंट मतलब जिस टेम्परेचर पर सब्सटेंस जो है वो बॉइल होना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, जैसे अगर मैं वाटर ले रहा हूँ, वाटर कैसा है हमारा, लिक्विड है ना, वाटर कैसा है बेटा, लिक्विड, और जब मैं इसे हीट कर रहा हूँ, गर्म कर रहा हूँ, तो ये 100 डिग्री सेल्सियस, कितना बेटा, 100 डिग्री सेल्सियस पे ये वेपर का फॉर्मेशन स्टार्ट कर देगा। किसका कर देगा बेटा, ये वेपर का फॉर्मेशन स्टार्ट कर देगा। ठीक है, मतलब इस पॉइंट पर वाटर लिक्विड ना होते हुए, वाटर लिक्विड ना होते हुए कन्वर्ट हो गया है किसमें बेटा, वेपर में। ठीक है,
सो ऐसे जो पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम में जो हाइड्रोकार्बन है, इन हाइड्रोकार्बन के डिफरेंट क्या होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। मतलब जितने भी कंपोनेंट्स है उन कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है, ठीक है। अब बॉइलिंग पॉइंट अगर अलग अलग है बेटा, इसका मतलब कि वो अलग अलग टेम्परेचर पर वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट होंगे, ठीक है। क्या मतलब हुआ बेटा, अलग अलग टेम्परेचर पर कन्वर्ट होना स्टार्ट होंगे, किसमें, वेपर्स में, ठीक। अब ये जो वेपर्स है, यदि मैं इसको कूल कर दूं, है ना, जैसे आपने वाटर को हीट किया, सो वाटर को हीट करके आपने कन्वर्ट कर दिया किसमें बेटा, वेपर्स में। अब यदि आप इस वेपर को क्या कर दो, कूल, कूल का मतलब क्या हो गया, आप टेम्परेचर को क्या कर दोगे, रिड्यूस, कम कर दोगे। सो जब टेम्परेचर को आप रिड्यूस कर दोगे तो वो अगेन कन्वर्ट हो जाएगा किसमें बेटा, लिक्विड में, अगेन कन्वर्ट होगा किसमें, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। सो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो अलग अलग सब्सटेंस हो सकते हैं। अभी तो हमने किसकी बात करी है बेटा, यहाँ पर सिर्फ वाटर की बात की है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट हो सकते हैं, और बहुत सारे जो कंपोनेंट है तो वो अलग अलग टेम्परेचर पर क्या फॉर्म करना स्टार्ट करेंगे बेटा, वेपर। और अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग वेपर बनेगी, अलग अलग वेपर को हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं, और फिर जब उन्हें हम कूल कर देंगे तो कूल करके उससे कन्वर्ट कर लेंगे हम किसमें बेटा, लिक्विड में भी, ठीक है। सो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मेन यूटिलाइजेशन यहाँ पे इसलिए हो पा रहा है ड्यू टू डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स, है ना, कि जो हमारे हाइड्रोकार्बन है उनके बॉइलिंग पॉइंट्स क्या है, अलग अलग हैं, इसलिए वो बॉयल भी अलग अलग टेम्परेचर पर होंगे। मतलब सपोज दैट कि इस पेट्रोलियम में 10 कंपोनेंट है हाइड्रोकार्बन्स के, ना 10 तरह के हाइड्रोकार्बन्स है। सो ए अगर बॉईल हो रहा है कितने, 20 पे, तो 20 पे आपने हीट कर दो उसको, 20 पे वेपर में कन्वर्ट, फिर बॉईल कूल कर लो। फिर मान लो बी जो है वो 50 पे हो रहा है तो 50 पे कर लिया, फिर कूल। मतलब अलग अलग टेम्परेचर पे आपको अलग अलग कंपोनेंट की वेपर मिलती जाती है यहाँ पर, ठीक है। कुछ इस तरह से दिखाई देगा। देखो आपने क्रूड ऑयल जो है, उस क्रूड ऑयल को हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, ठीक है बेटा। क्रूड ऑयल को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हीट कर रहे हैं। और जैसे आपने क्रूड ऑयल को देखो हीट कर रहे हैं तो अलग अलग वेपर्स बन रही है, वेपर्स दिख रहे हैं, है ना। इस टेम्परेचर पे यहाँ पे आपको गैसेस की वेपर्स मिल जाएगी, यहाँ पे आपको पेट्रोल की वेपर्स मिलेगी, यहाँ पे आपको नेफ्था की वेपर्स मिलेगी, यहाँ पे आपको केरोसिन की वेपर्स मिलेगी, यहाँ पे आपको डीजल की वेपर्स मिलेगी, यहाँ पे बिटुमिन्स की क्या मिल जाएगी आपको, वेपर्स, है ना। सो इस तरह से अलग अलग टेम्परेचर पे वेपर्स मिलते जा रही है। बाद में हम इन्हें क्या करेंगे, कूल करते जाएंगे। कूल करोगे तो आपको अलग अलग चीज़ें क्या होती जाएगी, ऑब्टेन होते जाएगी, ठीक है। सो ये बहुत ही ईजी वे है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, इसको ऑब्टेन कर सकते हैं हम, किसके द्वारा बेटा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशंस के द्वारा, ठीक है। अब इसे हम आगे डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है बेटा। तो इसे डिटेल में देखते हैं हम कि जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हो रही है, इस प्रोसेस इन विच स्टीम इज पास्ड थ्रू हीटेड टू 300 डिग्री सेल्सियस, और भी ज़्यादा कर सकते हैं हम। सो जब इतना आप इसे हीट करोगे तो जो हमारा जो क्रूड ऑयल है वो क्रूड ऑयल कन्वर्ट हो जाएगा किसमें बेटा, वेपर्स में, ठीक है। सो वेपोराइजिंग क्रूड एंड इट्स फ्रैक्शन आर स्टीम टू कूल एंड सेपरेटेड आउट एट डिफरेंट टेम्परेचर। समझ में आ गया होगा बेटा। अब आपको क्या बोल रहे हैं हम, कि क्रूड ऑयल को हम क्या कर रहे हैं, अब हीट कर रहे हैं, और डिफरेंट टेम्परेचर पर जो क्रूड ऑयल के डिफरेंट कंपोनेंट हैं वो डिफरेंट कंपोनेंट क्या करेंगे बेटा, वेपर का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। सो डिफरेंट वेपोराइज होंगे डिफरेंट टेम्परेचर पर, और उन डिफरेंट वेपोराइज यानी कि स्टीम्स को हम क्या करेंगे, कूल, ठंडा करोगे, और ठंडा करने के बाद हम उसे क्या कर सकते हैं, डिफरेंट टेम्परेचर पर सेपरेट आउट कर सकते हैं, ठीक है। सो क्रूड ऑयल से हम डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स को क्या कर सकते हैं, सेपरेट विद द हेल्प ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशंस, ठीक है। सो आइए अब देखते हैं हम कौन कौन से टेम्परेचर पर हमें क्या क्या चीजें मिलेगी, ठीक है। सो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्रूड ऑयल लिया है बेटा। अब इस क्रूड ऑयल को हम क्या करते हैं, हीट करना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं बेटा, हम हीटिंग प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं। क्या करना स्टार्ट कर रहे हैं, हीट, ठीक है, गर्म कर रहे हो, ठीक है। अब जैसे ही आप इसे गर्म करोगे तो अब मुझे बताओ कि अगर मैं जैसे वाटर को हीट कर रहा हूं तो क्या ऐसा हो सकता है कि मैं डायरेक्टली उसको, जैसे ही मैंने बर्नर ऑन किया, टेम्परेचर डायरेक्टली कितना हो जाए, 100 डिग्री, ऐसा हो सकता है क्या,
100 डिग्री सेल्सियस डायरेक्टली टेम्परेचर हो सकता है क्या? नहीं, धीरे 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 क्या होगा बेटा, टेम्परेचर राइज होगा, एकदम शार्पली इंक्रीज नहीं होगा, क्या होगा, धीरे धीरे जो टेम्परेचर है वो क्या होगा बेटा, इंक्रीज होगा। सो उस कंडीशन में बोल सकते हैं कि हम पहले 10 डिग्री सेल्सियस होगा, फिर 20 होगा, 25 होगा, ऐसे 30 होगा, मतलब ग्रेजुअली जो है वो टेम्परेचर क्या होगा बेटा, राइज होगा, है ना। ठीक है, इतना समझ में आता है। तो अब हम जो क्रूड ऑयल है उस क्रूड ऑयल को क्या कर रहे हैं, फर्नेस में, फर्नेस मतलब भट्टियां, है ना, उस भट्टियों में क्या कर रहे हैं हम, हीट कर रहे हैं उसको। ठीक है, अब हीट करोगे तो क्रूड ऑयल का टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट होगा। ठीक है, अब देखो अलग अलग टेम्परेचर, पहले लोअर से स्टार्ट होगा ना। ठीक है, सो पहले मान लो टेम्परेचर आया बेटा कितना, लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस, जो कि रूम टेम्परेचर वगैरह होता ही है ना। सो उस कंडीशन में आपको क्या मिल जाएगी, बहुत सारी जो पेट्रोलियम गैसेस जो होती हैं, ठीक है, वो क्या में कन्वर्ट होगी बेटा, वेपर में। तो सबसे पहले उसकी वेपर बनेगी, किसकी, जो बहुत ही कम टेम्परेचर पर कन्वर्ट हो जाता हो किसमें, स्टीम्स में, वेपर्स में। ठीक है, तो सबसे पहले उसकी वेपर बनेगी। अब 25 डिग्री सेल्सियस तक जब इसको हीट कर रहे हो तो जितना भी पेट्रोलियम गैसेस वाला पोर्शन है वो पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाएगा बेटा किसमें, वेपर में। व्हाट इट, सब 25 डिग्री सेल्सियस तक में जितनी भी चीजें थी हाइड्रोकार्बन्स का कौन सा हिस्सा, पेट्रोलियम गैस का, वो तो वेपोराइज्ड हो गया। अब वेपोराइज्ड हुआ तो कहाँ पे आएगा, वेपर मतलब कहाँ पे, ऊपर। अब इसको यहाँ से एक्सट्रैक्ट करके हम क्या कर लेते हैं, कूल, तो हमें क्या मिल जाएगा, पेट्रोलियम गैस। ठीक है, अब थोड़ा और हीट किया, तेरा 25 से 60 डिग्री, कितना बेटा, अब मैंने 25 से बढ़ा के कितना कर दिया है, 60 डिग्री, 60 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, अब 60 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया तो फिर मेरा दूसरा हाइड्रोकार्बन आया, कौन, आपका गैसोलीन। ठीक है, अब ये गैसोलीन क्या होगा, वेपोराइज हुआ होगा 60 डिग्री सेल्सियस 16 तक। ठीक है, सो फिर आप क्या करोगे, वापस वही वेपर्स को कलेक्ट करोगे, कूल करोगे। ठीक है, और आगे हीट करना स्टार्ट किया 60 से 180 डिग्री तक। अब 60 से लेके कितने तक गए हम, 180 डिग्री सेल्सियस तक। तो 180 डिग्री सेल्सियस तो नेफ्था मिलने गया आपको। ठीक है, अनदर फॉर्म ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, है ना। और टेम्परेचर बढ़ाओ तो 180 से लेकर कितना कर दिया हमने, 220 डिग्री सेल्सियस तक। सो उस कंडीशन में आपको पैराफिन मिल गया। सो अलग अलग टेम्परेचर पे आपको देख रहे हो अलग अलग प्रोडक्ट मिलते जा रहे हैं आपको। ठीक है, और ज़्यादा क्या, 200 के बाद में हमने 250 डिग्री सेल्सियस तक ले गए। सो उस कंडीशन में हमें क्या मिल गया, डीजल, है ना। मिल कैसे रहा, समझ में आ रहा है ना बेटा, मिल रहा मतलब क्रूड ऑयल को आप गर्म कर रहे हो तो ये वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब डीजल जो है 250 डिग्री सेल्सियस पर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा ये। ठीक है, फ्यूल ऑयल्स जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा 300 डिग्री सेल्सियस में, तो वहां से तो आपको मिल जाएंगी ये चीजें। ठीक है, ऐसे ही आपके ल्यूब्रिकेंट्स जो ऑयल होंगे उनका और भी ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है, 300 से लेकर 500 डिग्री सेल्सियस तक। और लास्ट में आपको कौन सा मिल जाएगा, आपका बिटुमेन, है ना, ये कहाँ पे मिल जाएगा आपको, लास्ट में। सो इस तरह से जब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे बेटा किसका, पेट्रोल का, सो हमें पेट्रोलियम गैस, गैसोलीन, नेफ्था, पैराफिन, डीजल, फ्यूल वेल, ल्यूब्रिकेंट, बिटुमेन, ये सारी चीजें क्या होगी, मिलेगी। देखो इतनी सारी चीजें ऑब्टेन हो जाती, इतने सारे कंपाउंड्स आपको ऑब्टेन हो जाते हैं, कहाँ से, पेट्रोलियम से। ठीक है, अब देखते हैं ये कौन कौन सी चीजें हैं। अच्छा सॉरी, क्वेश्चंस, लेट्स सी। प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशंस आर, ध्यान दो बेटा, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशंस, है ना। और अभी जो हमने देखा है वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है, फ्रैक्शनल। ठीक है, सो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से आपको पेट्रोल मिल जाता है, डीजल मिल जाता है, पैराफिन वैक्स मिल जाता है, बिटुमेन मिल जाता है, सीएनजी यानी कि नेचुरल गैसेस मिल जाती है। ये सभी किससे मिल जाते हैं आपको, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। लेकिन क्वेश्चन में क्या है बेटा, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, है ना, जो किसमें मिलता है आपको, कोक, कोल टार, कोल गैस यानी कि कोल वाली चीजें में से। ठीक है, उनका क्या करते हैं हम, फ्रैक्शनल डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशंस करते हैं, किसमें, कोक के केस में। ठीक है, सो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा बेटा, हमारा ए, कोक, कोल टार और कोल गैसेस। ठीक है, आगे देखें, आगे हम देख रहे थे, अब हमने बहुत सारे प्रोडक्ट ऑब्टेन कर लिए थे बेटा किससे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। तो इन प्रोडक्ट के बारे में देखते हैं हम।
पहला जो प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं हम बेटा कौन सा, गैसोलीन, यानी कि जो गैसियस प्रोडक्ट आपको मिले थे उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। अब ये जो गैसोलीन था बेटा, गैसोलीन क्या है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ हाईली वोलेटाइल गैसेस, बहुत ज्यादा वोलेटाइल, हाईली वोलेटाइल गैस मतलब जो इजीली क्या हो जाती हो, वेपोराइज हो जाती हो, जो इजीली कन्वर्ट हो जाती हो बेटा किसमें, वेपर में, उसे बोलते हैं हम हाईली वेपोराइज्ड गैसेस, ठीक है। सो हाईली वोलेटाइल गैसेस होती है एक तो इसमें कौन, प्रोपेन, ब्यूटेन, एविएशन पेट्रोल एंड ऑर्डिनरी पेट्रोल्स, ये सारी चीजें क्या है इसमें मिक्स है जरा गैसोलीन में, ठीक। सेकेंड पार्ट है हमारा पेट्रोलियम गैसेस। अब ये जो पेट्रोलियम गैसेस है, नाम से समझ में आ गया, पेट्रोलियम गैस इज अ लिक्विफाइड अंडर प्रेशर, अंडर प्रेशर, अंडर प्रेशर मतलब समझो जरा, हमने क्या किया है कि जो गैसियस पार्टिकल है, तो हमें पता है कि जो गैसियस पार्टिकल्स होते हैं वो तो ऐसे मूव करते रहते हैं भैया जी, है ना, वो क्या करते हैं, बहुत ही इजीली क्या कर सकते हैं बेटा, मूव कर सकते हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया, उसको हमने कंप्रेस किया, मतलब प्रेशराइज किया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लगाया हमने पिस्टन, ठीक है। अब इस पिस्टन से क्या कर रहे हैं हम, प्रेस्ड कर रहे हैं, कंप्रेस्ड कर रहे हैं। क्या होगा, जब आप इस पिस्टन से कंप्रेस करोगे तो हमें पता है गैसियस पार्टिकल के बीच में बहुत सारी क्या होती है बेटा, गैप होती है, ठीक है। सो जैसे ही आप इसको कंप्रेस्ड करोगे तो गैसियस पार्टिकल्स के बीच की जो गैप है वो फील्ड होना स्टार्ट होगी, ठीक है। और अगर फील्ड होना स्टार्ट होगी तो क्या होगी, ये जो बीच की मुझे जगह दिख रही है ना, ये फील्ड होना स्टार्ट हो जाएगी। देखो सो मैं एक नेक्स्ट डायग्राम बना रहा हूँ इस तरह से कुछ, कि जब आप कंप्रेस्ड कर दोगे तो जो पार्टिकल्स है वो बहुत ज़्यादा एकदम क्या हो जाएंगे, बिल्कुल पास पास में आ जाएंगे कुछ इस तरह से, ठीक है। और अगर बहुत ज़्यादा पास पास हो गए तो ये स्टेट क्या कहलाएगी बेटा, इस तरह की स्टेट हमारी क्या कहलाती है, लिक्विड स्टेट। क्या कहलाएगी बेटा, इस तरह की स्टेट को हम क्या बोलते हैं, लिक्विड स्टेट। मतलब हमने गैसियस स्टेट को कन्वर्ट कर दिया लिक्विड में विद द हेल्प ऑफ प्रेशर, है ना। आपने क्या किया, कंप्रेस किया, ज्यादा प्रेशर किया, तो प्रेशर देने से जो गैस थी वो गैस कन्वर्ट हो गई है किसमें बेटा, लिक्विड में, अंडर प्रेशर, ठीक है। सो गैस का नाम तो क्या था हमारा, पेट्रोलियम गैसेस, क्योंकि पेट्रोल से मिलने वाली गैसेस थी। उसको मैंने लिक्विड में कन्वर्ट किया, लिक्विड में कन्वर्ट होने वाली प्रोसेस को बोलते हैं बेटा हम लिक्विफाइड, इसलिए इस गैस का नाम होता है बेटा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैसेस। क्या नाम होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैसेस, या जिसे हम क्या बोलते हैं, एलपीजी, शॉर्ट में क्या नाम देते हैं बेटा, एलपीजी। अब एलपीजी क्या होती है ये तो आपको पता ही होगा, बहुत बार यूज भी करते होंगे आप, ठीक है। So LPG is highly volatile and it turn into gas as soon as pressure is released on turning the knob. हमने क्या किया, बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करके जो गैसेस थी उसको कन्वर्ट किया है किसमें बेटा, लिक्विड में। अब जैसे ही आप प्रेशर को रिलीज कर दोगे तो जो लिक्विड में कन्वर्ट हुई थी वो वापस अगेन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, गैसियस में। सो ऐसे जब आप वाटर, जो बॉटल्स होती है, इस तरह का टैंक आपने देखा होगा, बॉटल सॉरी बेटा, टैंक, है ना। सो यहाँ पे जो हमारा नोब है, इसको जैसे ही आप क्या करोगे, रिलीज करोगे, है ना, या टर्निंग ऑन करोगे, सो वैसे ही क्या होगी, यहाँ से गैसेस निकलना शुरू होगी। अंदर लिक्विड है ना, ये टैंक के अंदर क्या है, वो लिक्विड है ना। लेकिन नोब ओपन करोगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगी किसमें बेटा, गैस में, क्योंकि हमने प्रेशर दिया है तो गैस कन्वर्ट हो गई लिक्विड में। अगर हम प्रेशर हटा देंगे तो लिक्विड भी तो वापस गैस में कन्वर्ट हो जाएगा ना, ठीक है। सो जैसे आप प्रेशर को क्या कर दोगे, रिलीज करोगे, तो वो कन्वर्ट हो जाएगी किसमें बेटा, लिक्विड से गैसेस में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं बेटा मेन, कि जो एलपीजी होते हैं उसमें कौन सी गैसेस प्रेजेंट होती है। सो एलपीजी में मेन कंपोनेंट होता है 95% कौन बेटा, ब्यूटेन। कौन होता है, 95% ब्यूटेन। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि मेन सोर्स, है ना, या मेन कंपोनेंट, है ना, किसका, एलपीजी का, सो कौन है आपका मेन कंटेंट, कौन है आपका, ब्यूटेन। कितना होता है बेटा, 95%। कितना बेटा, 95% जो है वो कौन होता है आपका, ब्यूटेन होता है, ठीक है।
एंड पार्शियली प्रोपेन विदाउट एनी स्मेल। प्लीज नोट डाउन, एलपीजी जो है वो क्या होती है, उसमें कोई भी स्मेल प्रेजेंट नहीं होती है, एलपीजी में कोई भी स्मेल प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है। कंपोनेंट कौन से बेटा, दो, एक ब्यूटेन है और पार्शियली इसमें क्या होता है, प्रोपेन, है ना। अब जो ऑप्शंस गिवन हो उसके अकॉर्डिंग आप देख लेना, अगर थ्योरेटिकल है तो आप पूरी इस लाइन्स को लिख सकते हो, ठीक है। सो जो एलपीजी है उसमें मेन कंपोनेंट है ब्यूटेन और थोड़ी सी क्वांटिटी में क्या है, प्रोपेन, लेकिन इसकी कोई स्मेल प्रेजेंट नहीं होती, है ना, इसमें कोई स्मेल नहीं होती। लेकिन बेटा हम घरों में देखते हैं कि अगर मैं एलपीजी जैसे ही ओपन करता हूँ तो एकदम स्मेल आती है, एक अलग सी स्मेल, है ना। और अभी आप बोल रहे हो कि इसमें कोई स्मेल नहीं है, हाँ, तो इसमें स्मेलिंग हो इसके लिए इसमें क्या मिलाते हैं, अमाइल मरकप्टेन मिलाते हैं बेटा, ठीक है। ये अमाइल मरकप्टेन जो होता है इसकी स्मेल होती है, ठीक है, क्योंकि ये जो गैस सिलेंडर है बेटा, इस सिलेंडर का यूटिलाइज होता है कहाँ पर, है ना, रसोई गैस फॉर्मेशन में या और भी जगह पर। सो अगर गैस लीकेज हो रही है तो आपको पता ही नहीं चलेगा, ठीक है, गैस अगर लीकेज हो रही है तो पता ही नहीं चलेगा ना, क्योंकि उसकी कोई स्मेल तो है नहीं, तो पता चल जाए ऑर्डर, है ना, फाइंड आउट करने के लिए इसमें क्या ऐड करते हैं, अमाइल मरकप्टेन ऐड कर देते हैं, ठीक है। सो दैट लीकेज ऑफ गैस फ्रॉम अ सिलेंडर कैन इजीली डिटेक्टेड, ताकि अगर कहीं पर भी सिलेंडर में से अगर गैस लीकेज हो रही है तो उसे आप इजीली क्या कर सको, डिटेक्ट कर सको, इजीली फाइंड आउट कर सको विद द हेल्प ऑफ स्मेल, ठीक है। सो क्या ऐड करते हैं इसमें, अमाइल मरकप्टेन्स, है ना, ये याद रखना है, ठीक। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन गाइस। फुल फॉर्म ऑफ एलपीजी, बहुत ही इजी क्वेश्चन हो गया, है ना। आई थिंक आपको आंसर पता होगा इसका, ठीक है, फिर भी हम देख लेते हैं क्या है। लाइट पेट्रोलियम गैस, देखो पीजी का मतलब पेट्रोलियम गैस, है ना, पीजी का मतलब क्या है, पेट्रोलियम गैस। सो हमारा सी ऑप्शन तो यहाँ से हट ही गया, लॉन्ग पाइप ऑफ गैस, ये क्या होता है, ऐसा है, ऐसा कुछ हो सकता है क्या, मतलब सी तो करेक्ट ऑप्शन नहीं है। अब पेट्रोलियम गैस, पेट्रोलियम गैस यहाँ भी है, यहाँ भी, मतलब ए बी और डी में से कुछ हो सकता है, ठीक है। एल का मतलब लाइट भी नहीं होता है और लॉन्ग भी नहीं होता है ना, न तो लाइट होता है और न लॉन्ग होता है, मतलब डी भी कट हुआ और ए भी कट हुआ, तो राइट आंसर कौन सा हुआ हमारा, बी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैसेस, है ना। जो पेट्रोलियम गैस होती है उसको हमने क्या देखा था, अंडर द हाई प्रेशर उसको लिक्विफाइड किया था ना, इसलिए इसको क्या नाम देते हैं बेटा हम, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैसेस, ओके। सो राइट आंसर इज भैया बी, ठीक है, सही जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा हमारा, बी, एलपीजी का फुल फॉर्म, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट हमारा थर्ड, नेफ्थलीन। नेफ्थलीन्स की आपने बॉल्स वगैरह देखी होगी, नहीं देखी तो अभी याद आ जाएगा, ठीक है। इट इज ए पॉलीमर ऑफ ब्यूटेन, ठीक है। अब पॉलीमर का मतलब क्या होता है, पॉलीमर का मतलब होता है बहुत सारे ब्यूटेन्स आपस में मिलके बन रहे हो, है ना। सो जैसे ब्यूटेन 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 बहुत सारी यूनिट्स, जैसे एक ब्यूटेन, दो, तीन, चार, ऐसे बहुत सारे, ये और ये जब आपस में क्या हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे, ये क्या होंगे बेटा, आपस में जब ये कंबाइन हो जाएंगे तो ये पूरा एक प्रोडक्ट हो गया, फिर अब एक लॉन्ग चेन बन गई एक तरह से ना। सो इस तरह के क्या बोलते हैं हम, पॉलीमर्स बोलते हैं, ठीक है। सो बहुत सारी ब्यूटेन यूनिट्स जो होती है वो आपस में क्या हो जाती है बेटा, कंबाइन हो जाती है और कंबाइन होकर फॉर्म करती है पॉलीमर्स का, ठीक है। सो एक एक यूनिट जो है वो कौन है यहाँ पर, ब्यूटेन है, किसमें, नेफ्थलीन में, ठीक है। सो नेफ्थलीन इज ए पॉलीमर ऑफ ब्यूटेन, ठीक है। इट फॉर्म व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्या करती है, एकदम व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड का फॉर्मेशन करती है, कब, एट 100 डिग्री 80 डिग्री सेल्सियस पे, बिलो टेम्परेचर होता है कितना बेटा, 80 डिग्री सेल्सियस, 80 डिग्री सेल्सियस के नीचे, ठीक है। और यदि हम बात करें इसके आगे के पार्ट्स की, सो ये क्या है, इसमें हमें क्रिस्टलाइन सॉलिड के फॉर्म में क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है। और अगर रूम टेम्परेचर पर देखें तो नेफ्थलीन जो होता है वो इजीली वेपोराइज्ड हो जाता है, मतलब इसे आपको बर्न करने की या हीट करने की ज़रूरत नहीं है। नेफ्थलीन जो बॉल होती है बेटा वो आपने देखी होगी, ये कैसी होती है, कुछ इस तरह से दिखाई देती है, और ये किस फॉर्म में है, ये सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है। और ये इजीली वेपोराइज हो जाती है एट रूम टेम्परेचर पर, ठीक है। अब चीज़ें जब वेपोराइज होगी तो ये कन्वर्ट हो जाएगी बेटा किसमें, वेपर फॉर्म में, किसमें कन्वर्ट हो जाएगी बेटा, ये वेपर के फॉर्म में क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। तो धीरे धीरे ये डिसअपियर होना शुरू होगी, ठीक है।
धीरे धीरे ये क्या हो जाएगी, डिसअपियर, क्योंकि वेपर में कन्वर्ट हो गई, गैस में कन्वर्ट हो जाएगी रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। और इसका आप यूज भी देखते हो, कीप वुलन एंड कपबोर्ड्स फ्री ऑफ मंथ्स, है ना। हम कपड़े वगैरह या वुलन्स वगैरह जो होती हैं वहाँ पर क्या होते हैं, नेफ्थलीन की बॉल्स को रख देते हैं ना, ताकि वो क्या हो, प्रोटेक्ट कर सके कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बेटा लाइट ऑयल्स, है ना, लाइट ऑयल्स, ठीक। अब देखते हैं लाइट ऑयल्स। लाइट ऑयल्स जो होता है वो हाईली इनफ्लेमेबल होता है, हाईली इनफ्लेमेबल होता है, ठीक है। फ्लेमेबल, इनफ्लेमेबल सारी चीज़ें पता है हमें, हाईली इनफ्लेमेबल होता है। एंड गुड सॉल्वेंट फॉर फैट, गुड सॉल्वेंट फॉर फैट। अब फैट क्या होते हैं, फैट मतलब जैसे घी वगैरह, ऑयल्स वगैरह जो होते हैं ना बेटा, इनके कंपोनेंट्स जो होते हैं वो मेनली क्या होते हैं, इनमें फैट होता है ना। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में क्या होता है, इनमें फैट होता है। और यूज़ इन अ ड्राई क्लीनिंग, इसका यूज़ होता है कहाँ पर, ड्राई क्लीनिंग में भी। सो फैट या ऑयल वगैरह, जैसे मैंने बोला था बेटा कि अगर मैं ऑयल को वाटर में ऐड करूँ, है ना, वाटर का फॉर्मूला याद रखो H2O, है ना। सो वो उसमें डिजोल्व होता है क्या, नहीं होता है। लेकिन अगर मैं लाइट ऑयल में उसको डिजोल्व करूँ, वाटर की जगह क्या ले लूँ मैं, लाइट ऑयल यूज़ कर लूँ, तो वो इसमें क्या हो जाएगा, इजीली डिजोल्व हो जाएंगे, ठीक है। सो गुड सॉल्वेंट होते हैं किसके लिए, फैट्स के लिए, ठीक है। इट इंक्लूड्स जाइलोन या जाइलीन्स यूज्ड इन अ साइंटिफिक laboratories for the dehydration of plant and animal materials under studies, है ना। स्टडीज के लिए जो लेबोरेटरीज होती है, उस लेबोरेटरीज में प्लांट या एनिमल्स को डिहाइड्रेशन करने के लिए भी इसका यूटिलाइज होता है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा केरोसिन, इसका भी यूटिलाइज आपको पता होगा, ये भी देखी हुई चीज़ें, है ना। तो हमने डिस्कस किया था, बोला ही था बेटा कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें आएगी जिसका यूटिलाइज या कहीं ना कहीं हमने उसको देख रखा है, ठीक है। सो केरोसिन की अगर मैं बात करूं तो केरोसिन यूज्ड एज अ फ्यूल इन अ स्टोव एंड फॉर लाइटिंग लैंटर्न्स, है ना। अब ये क्या होते हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें आपने देखी होगी बेटा, है ना। और भी बहुत सारे हैं जहाँ पे यूज़ होता है किसका, केरोसिन का, फॉर द लाइटिंग पे, है ना। जलाते हैं और उससे क्या होते हैं बेटा, लाइट जनरेट होती है ना। और इसका यूज़ होता है एज अ फ्यूल, क्योंकि आप लाइट जनरेट करने के लिए इसका यूज़ कर रहे हो, है ना। सो किसी भी कंपोनेंट के लिए यूज़ करते हो, फ्यूल में आ जाता है आपका, ठीक है। इट गिव आउट स्मोक ऑन बर्निंग, हैंस इट इज़ अ पॉल्यूटेंट। कैसा है बेटा ये पॉल्यूटेंट हो गया। क्यों, क्योंकि जब आप इसको बर्न करोगे तो एकदम ब्लैक कलर का क्या करेगा, ये स्मोक का फॉर्मेशन करेगा। स्मोक समझ रहे, धुएं का फॉर्मेशन करेगा। सो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि इट इज़ अ पॉल्यूटेंट, ओके। डीजल पता ही हमें, डीजल क्या होते हैं, डीजल भी ऑयल का भी यूज करते हैं हम किसमें, एज अ फ्यूल फॉर किसके लिए बेटा, ध्यान दो यहाँ पर, हैवी ट्रक इंजन्स के लिए, है ना। हैवी ट्रक इंजन में यूज होता है किसका, आपका डीजल्स का। अगर हैवी ना है तो पेट्रोल का भी चल जाता है, ठीक है। जैसे बहुत सारे ऐसे आपने देखे होंगे ट्रक्स, है ना, जो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा हैवी चीज़ों को क्या करते हैं, कैरी करते हैं। तो वहाँ पे जो यूटिलाइज होता है वो कौन होता है, आपका डीजल यूटिलाइज होता है, ठीक है। फिर ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल्स, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल्स, ऑयल्स देखा हमने, जो गाड़ियों वगैरह में क्या डलता है, आपका ऑयल्स डलता है। सो ये जो ऑयल्स है ये किसकी तरह यूज होता है बेटा, एज अ ल्यूब्रिकेंट, है ना। अब ल्यूब्रिकेंट क्या होते हैं, जो फ्रैक्शनल हो रहा है ना, जो ऑटो पार्ट्स में जो फ्रैक्शनल हो रहा है उस फ्रैक्शन को रिड्यूस करते हैं, ठीक है। मतलब इंजन पार्ट्स की जो लाइफ लाइन है वो क्या कर देते हैं, थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं, है ना। उन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा, ल्यूब्रिकेंट बोलते हैं, ठीक है। So heavy oil lubricants oil is used as a lubricant or lubricant engines to lubricant engines, okay, मोटर एंड मशीन्स वगैरह में, ठीक है। सो ये क्या कहलाते हैं, हमारे lubricating ऑयल्स। नेक्स्ट है बेटा हमारा पैराफिन वैक्स, किसकी बात कर रहे हैं बेटा हम, पैराफिन वैक्स की, ठीक है। सो पैराफिन वैक्स इज अ रिफाइंड टू वैसलीन बीइंग यूज्ड एज एन ऑइंटमेंट एज अ मेडिसिन एंड कॉस्मेटिक्स, है ना। मेडिसिन और कॉस्मेटिक्स में भी क्या होता है बेटा, इसका यूटिलाइज होता है। और रो पैराफिन जो है उसका यूज होता है फॉर द मेकिंग वैक्स कैंडल। अब कैंडल क्या होती है तो आपने देखा ही होगा, है ना, कुछ इस तरह से दिखता है आपका पैराफिन वैक्स। और रॉ पैराफिन वैक्स से हम क्या बनाते हैं, कैंडल्स बनाते हैं, ठीक है। लास्ट बिटुमिन,
इसके बारे में भी हम पढ़ चुके थे, है ना। ए पार्ट ऑफ द क्रूड इज नॉट इवोपरेटेड बाय द स्टीम्स, है ना, एक ऐसा पार्ट जो इवोपरेट नहीं होता है, और इवोपरेट नहीं हो रहा है तो बिल्कुल हमने देखा था सबसे लास्ट में हमें मिल रहा था ये चीज़ें, ठीक है। सो जो वेपोराइज नहीं होता है तो लास्ट में लेफ्ट बिहाइंड एज ए ब्लैक सॉलिड रेसिड्यूज, कैसा मिलता है आपको, बिल्कुल बेटा एकदम ब्लैक कलर का सॉलिड रेसिड्यूज जो मिलता है उसी को नाम देते हैं हम क्या, विटामिन्स। और कैसा होता है ये, एकदम थिक और स्टिक्स, है ना, बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, थिक एंड स्टिक। अब ये यूटिलाइजेशन आपको पता ही, रोड की जो सल्फेज होती है, इस रोड की सल्फेज का फॉर्मेशन के लिए किसका यूज होता है, आपका बिटुमिन का यूज होता है, ठीक है। सो इट्स ऑल अबाउट द पेट्रोलियम्स, ओके।